सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, इसी धरती पर पैदा हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, भाषा कोई धर्म नहीं है और इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनाना चाहिए। आपकी क्या टिप्पणी? तो ये जाके पूरे देश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना बात। जो शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, ये सब तो सब पे लागू होगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट की हर आदेश की धज्जियां उड़ाना ही तो काम है आरएसएस और बीजेपी के लोगों का। इस पे भी देखते हैं कितना अमल होगा, देख लेते हैं। लेकिन इसीलिए हम बोल रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है। ये कोई मुसलमान बचाने की लड़ाई नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है, जिसको SC ST, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC महिलाएं, ये सब मिल के लड़ेंगे। क्योंकि वफ़ के बाद अगला नंबर क्रिश्चियंस का है। ऑर्गेनाइज़र नाम की एक जो मुखपत्र है आरएसएस का, उसने तो स्टोरी कर दी थी ना कि क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। मुसलमानों का इलाज कर लिया जब उन्होंने, तो क्रिश्चियंस नज़र आने लगे ना फ़ौरन। तो कुछ क्रिश्चियन हैं अभी भी जो आरएसएस और बीजेपी के बहकावे में आ रहे हैं, जिनको उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं हमसे गलती से हो गया, हमने विड्रॉ कर ली स्टोरी। तो ये सब उसके सिखों का नंबर तो आया हुआ ही है। वो पूरा जो ये पन्नू हैं बैठे हैं, वो आरएसएस के ही तो आदमी हैं जो वहाँ बैठ के खालिस्तान की बातें कर रहे हैं रोज़। तो ये सिखों का भी इलाज करने के लिए आरएसएस ने तैयारी कर रखी है। बुद्धिस्ट समाज का तो मैं बता ही रहा हूँ, कर ही रखा है इलाज। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो अभी मोदी जी बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट को ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो योगी जी का ही एग्जाम्पल दे दूँ मैं मोदी जी को। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को प्रॉपर्टीज़ आज से 40 50 साल पहले गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें मिली हुई है, वही योगी जी ने आदेश पारित कर रखा है कि पहले तो वो कोई भी प्रॉपर्टी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो होती थी वो किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति को ही बेची जा सकती थी। अब DM साहब को ताकत दे दी कि आप किसी जो शेड्यूल कास्ट नहीं भी है वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। वही DM साहब हैं जिनको सारी ताकत दी जा रही है वह फैक्ट की सारी ज़मीनें चुराने के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उर्दू गंगा जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है। तो क्या वह लोग एक नसीहत लेंगे जो उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहकर उर्दू के लिए सांप्रदायिक विचार रखते हैं? जो तहजीब की बात कही जा रही है वो सिर्फ गंगा जमुनी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे। हमारे देश में सिर्फ गंगा जमुना 2 नदियां नहीं हैं, सतलुज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, नर्मदा भी है, कावेरी भी है, कृष्णा भी है, बहुत सारी नदियां हैं। उसी तरीके से समाज भी बहुत सारे हैं। शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब समाज है, OBC समाज हैं, OBC में भी इतने सारे समाज हैं, मुस्लिम समाज हैं, मुस्लिम समाजों में भी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी समाज हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सब में समाजों में समाज हैं। तो अलग अलग समाजों की जो मिलजुल के बंधुता, वो बाबा साहब का संविधान है, सबको एक रखने वाला। तो सबको बराबर की इज्जत देनी है, सिर्फ गंगा जमनी नहीं करना चाहिए। गुरमुखी को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जो गुरुद्वारे हैं उनको भी इतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मस्जिदों को भी मिलनी चाहिए, मंदिरों को भी मिलनी चाहिए, जो बौद्ध विहार हैं उनको भी मिलनी चाहिए, चर्च को भी मिलनी चाहिए, पारसियों के जो पूजा स्थल हैं उनको भी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए ना। सबको मिला के ही भारत बनता है। किसी 2 3 4 को मिला के भारत नहीं बनता है, सबको मिला के तब भारत बनता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी बिल के समय सीमा तक बिल रखने के फैसले के बाद केरल के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान संशोधन का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर संसद और विधानसभाएं किस लिए है? इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप? ये तो अभी जो वफ़ के लिए इतनी खुश हो रहे हैं उनको सुनना चाहिए ना कि गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को जो ताकत दी है ना, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी कानून को गैर संवैधानिक बना के रद्द करने की, वो शायद गवर्नर साहब को ठीक से पढ़ी नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरा, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जब तक के सरकारें कानून ना बना दें, अपने आप भी कानून बनाने की, उस समय तक जब तक सरकार उस विषय पे कानून ना बना दे।
पावर है, तो गवर्नर साहब थोड़ा पढ़ भी लिख लेते या किसी आरएसएस या बीजेपी के वकील के अलावा किसी से भी सलाह मशवरा कर लेते तो शायद उन्हें ये बता दी जाती बात कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पावर को इस तरीके से चैलेंज करना गवर्नर साहब के बड़े पद के लिए उचित नहीं है। उनको सर झुका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। सर, अमेरिकी खुफिया विभाग की तुलसी गबार्ड के ईवीएम पर दिए बयान के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी है। आपकी क्या टिप्पणी है? और तुलसी गबार्ड गलत बोल रही हैं, ये भी बोला होगा, ये भी बोल दें। ट्रम्प साहब गलत बोल रहे हैं, ये भी बोल दें। एलन मस्क साहब गलत बोल रहे हैं। इस दुनिया का हर एक वो देश जो कि पेपर बैलेट, और सब के सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो, जो पेपर बैलेट को रिजेक्ट करके, नकार के, मतलब ये मशीनों को नकार के, रिजेक्ट करके पेपर बैलेट से चुनाव करा रहा है, वो भी सब गलत हैं। सही कौन है? सिर्फ हमारे दुनिया में एक ही व्यक्ति तो हैं, नरेंद्र जी मोदी। उनके अलावा तो सही है ही नहीं कोई। और उनके अलावा उनके द्वारा नियुक्त ईडी के अधिकारी हमेशा सही, सीबीआई के अधिकारी हमेशा सही, चुनाव आयुक्त हमेशा सही। बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं दुनिया में। ये कह देते ना तो ज़्यादा बेटर रहती बात, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच इसका उल्टा है। बाकी सारी दुनिया सही है, सिर्फ हमारे ज्ञानेश कुमार जी सही नहीं है। वो ईमानदारी से बात नहीं कह रहे हैं, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जो उनको इतने बड़े पद पे बैठकर शोभा नहीं देती ये बात कहना। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है आज तक दुनिया में, कंप्यूटर ही नहीं, कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है, कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं बना है जिसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सकती हो, जिसके साथ कोई मैनिपुलेशन ना की जा सकती हो, जिसको ख़राब ना किया जा सकता हो, या जिसको मैनिपुलेट ना किया जा सकता हो। ऐसी दुनिया में आज तक कोई मशीन नहीं बनी है। अगर ऐसा सही होता, इन्होंने ऐसी कोई मशीन बना ली, तो ट्रम्प साहब खुद ही मोदी जी को कहते हैं हमें भी वो मशीनें भिजवा दो। या इन्होंने खुद ही ऑफ़र क्यों नहीं कर दी ट्रम्प साहब को? हम तो, हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी ये बेच के ही मशीनें, तो क्यों नहीं जाके पूरी दुनिया में ये मशीनें बेचते? क्योंकि जाएंगे तो वहाँ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अगर ये कह दी ना बात, जाके सिर्फ किसी भी जर्मनी में जाके ये बात कह दें, यूरोप के किसी भी देश में जाके बात कह दें, अमेरिका में जाके बात कह दें, दुनिया में जहाँ जहाँ पेपर बैलेट से चुनाव हो रहे हैं जाके, वहाँ जाके ये सरकार को लिखित में दे दें बस ये कि ये मशीन ऐसी है जिसमें धोखाधड़ी, मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकती, आप इससे चुनाव करा दो। ऐसा सिर्फ लिख के दे दें, इनके खिलाफ वहाँ के हिसाब से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जनता को गुमराह करने के लिए सरकार के साथ, उस सरकार के साथ, वहाँ के इलेक्शन कमीशन के साथ धोखाधड़ी करने की चेष्टा करने की कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा इनके खिलाफ हर जगह। ये मेरा चैलेंज है, जाके कहीं भी करके दिखा देंगे। लेकिन सर, ईवीएम पर चुनाव आयोग के बयान को आखिर क्यों ना सही माना जाए? एक केस में छेड़छाड़ साबित नहीं हो पाया, चुनाव आयोग ने लोगों को आमंत्रित किया था छेड़छाड़ और हैकिंग के लिए, वहां भी कोई नहीं आया, तो फिर क्यों ईवीएम पर शंका किया जा रहा और क्यों नहीं चुनाव आयोग की बात को मान लिया जा रहा? देखिए, मैं तो मानने के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार था। मैंने तो इनकी सबसे पहले जाके, पहला व्यक्ति मैं था जिसने अदालत में भी बोला ये बेईमान हैं, झूठे हैं। बाकी सब ने जाके ये बोला था कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है, हमें उसकी ईमानदारी पे शक नहीं है, और वो सारी पिटीशंस डिसमिस हुई थी। मैंने पहली बार जाके बोला था मुझे इनके ऊपर कतई भरोसा नहीं है, ये पूरी तरीके से बेईमानी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को जिताने के लिए काम करते हैं, ऐसा मेरा दावा और इल्ज़ाम है। मैंने अपनी केस की शुरुआत यहाँ से की थी, तभी मेरे केस सब जगह बचे हैं। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक फॉलोअर हूँ छोटा सा, मैंने अपना माइंड ओपन रखा था। मैंने इनसे कहा मुझे वीडियोग्राफी दे दो, मैं देख लेता हूँ, और मैंने ले भी ली वीडियोग्राफी। रामपुर की ले ली ना, चुनाव लड़ा था वहाँ पे, इसलिए तो लड़ा था। अब ले ली वीडियोग्राफी, तो मैंने क्या पाया, और मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ वो, कि एक भी मशीन में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, बेईमानी नहीं हुई है। चुनाव आयोग पूरे देश में एक भी मशीन में ये दिखा पाने में समर्थ ही नहीं है, मतलब दिखा ही नहीं पा रहा है एक भी मशीन में पूरे देश में।
उसकी वीडियोग्राफी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी तो हम ही ने ऑर्डर कराया है ना कि शुरुआत से लेके आखिर तक सबकी वीडियोग्राफी होती है, सबकी सीसीटीवी फुटेज बनाई जाती है, सब मशीनों की। तो एक भी मशीन की नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे विश्वास कर लूँ। और फिर जब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मशीनों की वीडियोग्राफी देने के लिए, तो कानून चेंज कर दिया। फिर अपने एक एजेंट से, जो जयराम रमेश साहब हैं, जो चुनाव आयोग के बिहाफ पे और आरएसएस और बीजेपी के एक तरीके से वो एजेंट ही हैं या उनके विश्वास पात्र हैं कांग्रेस के अंदर, उन्होंने जो भीतरघात के लिए बिठाए गए हैं, उन्होंने पिटीशन डाल दी। अब कल वो हियरिंग पे आ रही है पिटीशन। पूरे देश में जिस हाई कोर्ट में मैंने मशीनों की वो लेने के लिए, वीडियोग्राफी लेने के लिए दरखास्त लगाई है, चुनाव आयोग जयराम रमेश साहब की पिटीशन दिखा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हमारे पास और तो कुछ जवाब नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका इंतज़ार कर लेते हैं। ये हो रहा है इस देश में। तो उसके बाद भी चुनाव आयोग ये कहने की क्यों, पता नहीं कैसे हिम्मत और क्या चेहरा बचता है इनके पास ये कहने के लिए, जबकि ये वीडियोग्राफीज छुपा रहे हैं कि हमने चैलेंज दिया था। वीडियोग्राफी दिखा देना, दुनिया खुद देख लेगी किस प्रकार से तुम मशीनों में छेड़छाड़ कर रहे हो, खुद दुनिया देख लेगी, दिखा दे। सर, भारत में राजनीतिक फंडिंग खुलासा चुनाव आयोग ने किया है। उसके विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि चुनावी ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल और खनन कंपनियां राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा दान देने वाली कंपनियां हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, दान तो देने वाली बहुत सी कंपनियां हैं। एक पाकिस्तानी कंपनी का भी जब वो केस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो जिक्र आया था, जो लिस्ट जारी हुई थी। ऐसी चाइनीज़ कंपनीज़ के भी बहुत सारे जिक्र आए थे। तो जो टैक्स चुरा रहे थे, जो 2 नंबर के काम कर रहे थे, जो बहुत सारे टेंडर्स जीत रहे थे गलत तरीक़ों से, उनके भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे उनके नाम आए थे। तो जो भी लोग जितनी ईमानदारी से जितनी दूर थे, उतना ही ज़्यादा चंदा दिया है लोगों ने। और ये तो बॉन्ड का तो चंदा एक नज़र आने वाला चंदा है, जो बगैर बॉन्ड के दिए गए चंदा उसका तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है ना। उसकी तो जब कोई अच्छी सरकार आएगी, जब मुकदमे दर्ज होंगे, तब असलियत निकल के आएगी कि किस किस आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति ने कितने कितने पैसे किस किस प्रकार से बेईमानी से या ईमानदारी से देश में बनाए हैं। वो तो सभी अभी इंक्वायरी बाकी है ना, समय आने दीजिए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सेन पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसे आप कैसे देखते हैं? अभी कितने दिन पहले खड़गे जी ने पेपर बैलेट मत पत्र